जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास और विदेश नीति के ऐतिहासिक विकास का प्रथम चरण, यानी नेहरू के युग में 1947 से 1964 तक भारत की विदेश नीति कैसी रही। इसके तहत हम अध्ययन करेंगे कि आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या आशय है, विदेश नीति किसे कहते हैं और नेहरू की विदेश नीति 1947 से 1964 तक कैसी थी। जैसे कि उन्होंने स्वतंत्र व स्वायत्त विदेश नीति का पालन किया, आर्थिक विकास पर बल दिया, एशियाई और अफ्रीकी देशों की एकता पर बल दिया, चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने पर बल दिया और उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तो सबसे पहले हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या चीज है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब है कि जब दो संप्रभु राष्ट्रों का आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। और विदेश नीति का मतलब है एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों तथा संगठनों के साथ कुछ निश्चित नीतियों एवं सिद्धांतों के आधार पर संबंध निर्धारित करता है और जिसका केंद्र राष्ट्रीय हित होते हैं, और इन्हीं नीतियों को और इन्हीं सिद्धांतों के समुच्चय को विदेश नीति कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति क्या है। स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति है कि नेहरू के काल में जब शीत युद्ध काल चल रहा था और भारत देश आज़ाद हुआ था, तो भारत ने किसी भी गुट के साथ जाने को स्वीकार नहीं किया, ना ही तो किसी के प्रभाव में आना, ना किसी का पिछलग्गू बनना, और अपने लिए जो आवश्यकता है वो कहीं से भी किसी से भी संबंध बनाना, ये थी उसकी स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति की विशेषताएं। आर्थिक विकास, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने काल में आर्थिक विकास पर बल दिया, ना कि सैनिक विकास पर, क्योंकि उस समय देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, नया नया देश आज़ाद हुआ था, इसलिए आर्थिक विकास आवश्यक था। इसके लिए सार्वजनिक उद्यमों पर बल दिया गया। एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता पर बल, इस एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता पर बल देने का मूल कारण यह था कि एशियाई और अफ्रीका के देश नए नए आज़ाद हुए थे और सबके सामने गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा ऐसी समस्याएं थीं। इस कारण उन्होंने एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता पर बल दिया। चीन के साथ बेहतर संबंध, नेहरू ने चीन के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया क्योंकि आज़ाद होने के बाद भारत के पाकिस्तान से संबंध प्रतिकूल थे और ये जरूरी है, ये भारत के हित में था कि एक साथ दो दुश्मन नहीं बनाए जा सकते, इसलिए ये इन प्रकार चीन के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना आवश्यक था और नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर बल दिया। एक तरह से एक विदेश नीति थी, एक आंदोलन था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का। विदेश नीति थी स्वतंत्र एवं स्वायत्तता की और ये विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे। ये ना अमेरिका का विरोध था, ना रूस का विरोध था, बल्कि सैनिक गुटों का विरोध था। अब आइए हम एक एक चीज़ को विस्तार से देखते हैं। आज के हम चैप्टर में ये जान सकेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, विदेश नीति किसे कहते हैं, नेहरू की विदेश नीति में ये चीज़ें क्या थीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विश्व में संप्रभु राष्ट्र राज्य विद्यमान हैं, जैसे भारत, जैसे अमेरिका, जैसे रूस, ये संप्रभु राष्ट्र राज्य कहलाते हैं। इन संप्रभु राष्ट्र राज्यों का आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सम्मिलित किए जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में न केवल राष्ट्र राज्य सम्मिलित किए जाते हैं बल्कि क्षेत्रीय संगठन जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हुए, संप्रभु राष्ट्र राज्यों के आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं और इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय संगठन भी सम्मिलित किए जाते हैं। विदेश नीति क्या है, एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कुछ निश्चित नीतियों एवं सिद्धांतों के आधार पर
संबंध निर्धारित करता है जिसका केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। ऐसी नीतियों व सिद्धांतों के समुच्चय को विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति क्या है? एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कुछ निश्चित नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर जब संबंध निर्धारित करता है और इन संबंधों का जो केंद्र बिंदु है वो हर एक का राष्ट्रीय हित होता है, और इन नीतियों को व सिद्धांतों के समुच्चय को विदेश नीति कहा जाता है। किसी देश के लिए विदेश नीति अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य देशों व संगठनों के साथ निर्मित संबंध है। ये विदेश नीति की दूसरी परिभाषा है। किसी देश के लिए विदेश नीति क्या है? अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अन्य देशों व संगठनों के साथ निर्मित संबंध है। अब हम देखेंगे नेहरू के काल की विदेश नीति। इसको हम 7 भागों में बांट के पढ़ेंगे। नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके काल में जो विदेश नीति रही उसमें आदर्शवादी तत्वों का बोलबाला रहा। उन्होंने एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति को चुना। उन्होंने आर्थिक विकास पर बल दिया, ना कि सैन्य पर। उन्होंने एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता पर बल दिया, चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने पर बल दिया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और संयुक्त राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया, और उन्होंने तीसरी दुनिया का नेतृत्व करने की नीति अपनाई। तो स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का मतलब है कि उन्होंने प्रत्येक देश के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश की और सैनिक गुटों से भारत को अलग रखा। क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध में पूरा दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ऐसी स्थिति में नेहरू ने किसी भी गुट के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, बल्कि हर एक देश के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की और सैन्य गुटों से भारत को अलग रखा। पहला अभिप्राय तो इसका ये है। दूसरा है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और विदेश नीति की स्वायत्तता पर बल दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, विदेश नीति की स्वायत्तता पर बल दिया। आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है, और साथ में सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता का बल दिया। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि उन्होंने ना तो समाजवादी पूरी तरह से समाजवादी हुए, ना पूरी तरह से उदारवादी हुए। दोनों व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण किया। जैसे समाजवादी व्यवस्था में ये बहुत अच्छी बात थी कि सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता दी गई। भारत में भी सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता दी गई। तो नेहरू ने शस्त्रों की होड़ को त्याग कर आर्थिक विकास तथा बाजारवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय किया। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। तो नेहरू की विदेश नीति का पहला तत्व क्या था? स्वतंत्र व स्वायत्त। स्वतंत्र क्यों थी? सैनिक गुटों से अलग रखा, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, विदेश नीति की स्वायत्तता पर बल दिया, आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया, सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को स्वीकार किया, शस्त्रों की होड़ को दूर किया। आर्थिक विकास, नेहरू के द्वारा देश के औद्योगिकरण को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिससे भारत का विकास आधुनिक समाज के अनुरूप किया जा सके। उन्होंने सैन्य शक्ति को बढ़ाने की प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि देश के आर्थिक विकास पर बल दिया। सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को स्वीकार किया। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान थीं, इसलिए घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भारत ने अमेरिका व सोवियत संघ दोनों देशों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया और प्राप्त की। तो नेहरू के युग की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नेहरू ने किसी भी गुट को नहीं चुना और दोनों से सहायता प्राप्त की, तकनीकी सहायता प्राप्त की और आर्थिक सहायता प्राप्त की। एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता। एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता वर्ष 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक हुई। वर्ष 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया। दोनों महत्वपूर्ण हैं और नेहरू के अनुसार एशियाई अफ्रीकी देश उपनिवेश से स्वतंत्र हुए हैं, इसलिए उनके हित एक समान हैं। उन्होंने एशियाई देशों की एकता के द्वारा समतामूलक विश्व के निर्माण पर बल दिया। इसी क्रम में
नेहरू ने चीन से बेहतर संबंध बनाने का प्रयत्न किया। भारत के द्वारा समूचे विश्व से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समाप्त करने का प्रयत्न किया गया और भारत की स्वतंत्रता के समय विकसित देश अत्यधिक शक्तिशाली थे, जिनका सामना करने के लिए एशियाई अफ्रीकी देशों ने सामूहिक एकता पर बल दिया। तो एशियाई और अफ्रीकी देशों की एकता प्राकृतिक थी, स्वाभाविक थी, क्योंकि ये देश नए नए स्वतंत्र हुए थे, ये उपनिवेश से स्वतंत्र हुए थे, उपनिवेशों से स्वतंत्र हुए थे, इसलिए इन्होंने किसी भी गुट के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पहले से ही शिकार थे, इसलिए इन्होंने पूरे दुनिया से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करने का प्रयत्न किया। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो ये विकसित देश थे अत्यधिक शक्तिशाली थे और इनका सामना करने के लिए इन्होंने एशियाई अफ्रीकी देशों की सामूहिक एकता पर बल दिया। चीन के साथ बेहतर संबंध, एशियाई एकता के साथ चीन के साथ एशियाई एकता के लिए चीन के साथ बेहतर संबंध बनाना आवश्यक था। यद्यपि चीन भारत का पड़ोसी था, परंतु चीन साम्यवादी सैनिक संगठन का सदस्य था। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का दृष्टिकोण भारत के प्रतिकूल था, इसलिए चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध भारत के लिए आवश्यक था, क्योंकि पड़ोस में स्थित दोनों देशों के साथ प्रतिकूल संबंध भारत के हितों के विरुद्ध थे। तो चीन के साथ बेहतर संबंध बनाना क्यों आवश्यक था? क्योंकि एक तो एशियाई एकता के लिए चीन के साथ संबंध बनाना आवश्यक था, क्योंकि एशिया में चीन अपना प्रभाव रखता था और एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण देश था। और चीन भारत का पड़ोसी था, परंतु चीन साम्यवादी गुट में शामिल था और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान भारत का दुश्मन था, इसलिए चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध भारत के लिए आवश्यक था, क्योंकि एक साथ दो दुश्मन बनाया जाना भारत के हित में नहीं था। गुटनिरपेक्ष नीति, गुटनिरपेक्ष नीति क्या है? ये एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति है। ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद व शस्त्रीकरण के विरुद्ध एक आंदोलन है। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आंदोलन है। ये तीसरी दुनिया की साझी आवाज थी एवं एक समतामूलक व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया आंदोलन था। ये तीसरी दुनिया में एकता स्थापित करने का मंच और दुनिया से शोषण समाप्त करने का सम्मेलन था। गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य दुनिया में तीसरे गुट का निर्माण नहीं है, वरन दुनिया से गुटों की समाप्ति करने का मंच था। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय अमेरिका और सोवियत संघ का विरोध नहीं है, बल्कि विश्व में विद्यमान सैनिक गुटों का विरोध था। वर्तमान में इसी स्वतंत्र विदेश नीति को सामरिक स्वायत्तता का नाम दिया जा रहा है। यानी नेहरू के काल में स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति कहा गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सामरिक स्वायत्तता का नाम दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपने आप को आत्मनिर्भर करना है। इसके लिए चाहे हमें किसी से संबंध बनाना पड़े, किसी की सैनिक सहायता लेनी पड़े, किसी सैनिक गुट में शामिल होना पड़े, तो हमारी स्वतंत्रता, हमारी सामरिक स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह है सामरिक स्वायत्तता। ऐसा नहीं है अलग थलग होने की नीति नहीं है, ये देश हित में कुछ भी निर्णय लेने की नीति है। तो गुटनिरपेक्षता क्या थी? एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति, एक आंदोलन था किसका? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का, और एक साझी आवाज थी तीसरी दुनिया की, और एक समतामूलक व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया एक आंदोलन था। तो आंदोलन किसके विरुद्ध था? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध था। और किसके लिए था? एक समतामूलक व्यवस्था स्थापित करने के लिए था। और क्या था? एक तीसरी दुनिया में एकता स्थापित करने का मंच और शोषण समाप्त करने का सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने पर बल। नेहरू ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व में शांतिपूर्ण अस्तित्व पर बल दिया। उन्होंने विश्व में विद्यमान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को अत्यधिक महत्व दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुरूप भारत में विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का निर्माण किया गया। इसलिए भारत के द्वारा समूचे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की गई। तीसरी दुनिया का नेतृत्व। नेहरू के द्वारा तृतीय विश्व का नेतृत्व करने की नीति अपनाई गई। नेहरू की इन्हीं उपयुक्त नीतियों को विदेश नीति की भाषा में आदर्शवाद कहा जाता है।
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष केवल स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके द्वारा समूचे विश्व से साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। इसलिए स्वतंत्रता के बाद 1948 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक आयोजित की गई। वर्ष 1955 में बांडोंग में एशियाई और अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत की भूमिका केंद्रीय थी। तो ये था नेहरू के काल में भारत की विदेश नीति। तो नेहरू के काल में भारत की विदेश नीति आदर्शवादी थी, और आदर्शवादी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति अपनाई। और स्वतंत्र और स्वायत्त क्यों थी? कि उससे सैनिक गुटों से अलग रहे, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, विदेश नीति की स्वायत्तता पर बल दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, इसलिए स्वायत्त विदेश नीति थी। उन्होंने आर्थिक विकास पर बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, क्षेत्रीय विषमता विद्यमान थी, इसलिए घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों देशों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसलिए आर्थिक विकास और एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता। क्यों? क्योंकि ये देश नए नए आज़ाद हुए थे, स्वाभाविक रूप से नए नए उपनिवेशों से स्वतंत्र हुए थे। ये कम विकसित देश अत्यधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों को एक करना आवश्यक था, जिसका नेतृत्व भारत ने किया। और चीन के साथ बेहतर संबंध जरूरी थे, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान दुश्मन बन गया था, इसलिए एक साथ दो दुश्मन नहीं झेले जा सकते थे। गुटनिरपेक्षता की नीति, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, और गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब था कि तीसरी दुनिया के देशों की एक साझी आवाज़ थी, एक आंदोलन था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए, विश्व में से शोषण को समाप्त करने के लिए, तीसरी दुनिया की एकता के लिए यह आंदोलन था, एक मंच था। और संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति, और कोई भी आदर्शवादी नीति संयुक्त राष्ट्र संघ जो बहुपक्षवाद को स्थापित करता है उसको शक्तिशाली बनाने पर बल देगा ही देगा। इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को बल शक्तिशाली बनाने पर बल दिया, तीसरी दुनिया का नेतृत्व किया। धन्यवाद। जय हिंद।